ईरान ने कमर तोड़ कर रख दिया और उन्होंने कहा हम 1000 किलो की बैलिस्टिक मिसाइल आपके ऊपर दागेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हम बारूदी सुरंगें बिछा चुके हैं, हिम्मत है, दम है तो यहां से अपने पानी के जहाज निकाल के दिखाओ मालवा। दो पहले से ही वहां पर वॉरशिप मौजूद हैं अमेरिका की, हाँ। लेकिन वो 1000 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। मोसाद का इंटेलिजेंस काम कर रहा है, वहां से नेटवर्किंग हो रही है, वहां से ब्लाइंड नेटवर्क के जरिए मैसेज दिए जा रहे हैं। ये सब कैसे पता चल रहा है ईरान को? और सटीक अटैक हुआ उसी होटल पे। ईरान ही वाहिद देश है जो बता रहा है कि आज हमें इतना नुकसान हुआ, आज अमेरिका की तरफ से नहीं बताया जा रहा। नुकसान ईरान का भी भयंकर है, बहुत भयंकर है, इसमें कोई जो है शक नहीं। दो देश 80 फाइटर जेट मिलके उस पर अटैक हो रहे हैं। अमेरिका कि CIA को जरूरत पड़ रही है ईरान के लोगों के एजेंट बनाने के लिए। बिल्कुल पड़ेगी। तो ईरान ने और कोड में कहा ये कि 1000 किलो के बम मारूंगा। अब हालात बेकाबू हो रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रेशर पड़ेगा। ट्रंप ने भी पिछले दिनों अपनी मीडिया को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरी तरह से, मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होने के कारण जो तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अमेरिका यही सोच रहा था कि हम खामनेई को मार देंगे, उसके बाद पूरा ईरान जो है नारे लगाने लगेगा ट्रंप के फेवर। ईरान आपके लिए नहीं खड़ा होगा, जबकि ईरान खड़ा होगा ईरान के लिए, ईरान के लोग खड़े होंगे अपने देश के लिए। वहां के हथियार, वहां के IRGC, ये सब जो है वो बहुत डिफरेंट है। और यहां पर आप ग्राउंड ऑपरेशन करने की तो बिल्कुल सोचिएगा ही नहीं। ईरान आक्रामक है, ईरान अटैकिंग मोड पर है और ट्रंप अमेरिका डिफेंसिव मोड पर है। और इजराइल को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। क्या अमेरिका डिफेंसिव मोड में आ गया है? क्या अमेरिका बैकफुट पर चला गया है और ईरान इस वक्त और भी ज्यादा आक्रामक होकर अपनी रणनीति में बदलाव करके अमेरिका को यह सबक सिखाना चाहता है कि जंग तुमने शुरू की है, इसको खत्म हम करेंगे। और एक फिल्म आई थी विनीत जिसका डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान ने बड़ी रणनीति में बदलाव करते हुए अब कहा है कि अब हम जो हमला करेंगे वो क्लस्टर बम नहीं, गुच्छे वाले बम में से हमला नहीं करेंगे जो अलग अलग गुच्छों में टुकड़े होकर 2.5 किलो के वो बढ़ जाते थे और वो लोगों पर बड़ा प्रभाव डालते थे, बड़ा असर डालते थे, बड़ा खौफ उन्होंने पैदा किया। उन्होंने कहा हम 1000 किलो की बैलिस्टिक मिसाइल आपके ऊपर दागेंगे। ईरान की IRGC ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हम बारूदी सुरंगें बिछा चुके हैं, हिम्मत है, दम है तो यहां से अपने पानी के जहाज निकाल के दिखाओ, मालवाहक जहाज निकाल के दिखाओ। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हम अब ऐसा हमला करेंगे जिसको ने आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी ताजा खबर आई है कि पहले ईरान की तरफ से कहा गया था, माफी मांगी गई थी अपने पड़ोसी देशों से कि हम अब आप पर हमला नहीं करेंगे, जो पहले हमले किए थे उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन दुबई के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया है। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी दुबई में अरामको बंद पड़ी है हमले के बाद ईरान के। आप देखिए, बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी बैपको हमले के बाद बंद पड़ी हुई है। इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी 60% से ज्यादा तेल इजराइल वहां से लेता है, हाइफा की रिफाइनरी बंद पड़ी है। ईरान ने कमर तोड़ कर रख दिया और अब उसने बता दिया है कि हम और आक्रामक रुख के साथ जंग के लिए बढ़ने जा रहे हैं। मैं छोटी सी बात यहां पर और बताना चाहूंगा, फिर विनीत आपका पक्ष भी जानने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ये कह रहे हैं आधी रात में 9 और 10 की दरमियानी रात को, आधी रात को वो करवटें बदल रहे होंगे, उनकी नींद उड़ी हुई होगी, वो पुतिन को फोन करते हैं और पुतिन से ये कहते हैं कि मैं तैयार हूं बातचीत के लिए अपनी शर्तों पर। अगर दो पक्षों के बीच में जंग होती है और दो पक्षों में जंग होती है तो सरेंडर करने के लिए, बातचीत और सुलह मशवरा करने के लिए कौन आता है? जो कि बैकफुट पर होता है, होता है। ट्रंप ने भी पिछले दिनों अपनी मीडिया को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरी तरह से, मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होने के कारण जो तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं उसके लेकर मेरे पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि हम जंग जीत चुके हैं लेकिन अब इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर विनीत, क्या वाकई में ईरान और आक्रामक हो गया है, रणनीति में बदलाव करके अब दिखा रहा है कि हमारा असली रंग और रूप तो अभी आपको देखना बाकी है, और ट्रंप समझ गए हैं कि कहां फंस गए। ये रविंद्र सर, ये जीत चुके हैं तो कोई एक ऐसा मुल्क जैसे जिन्होंने उनको एक अवार्ड दिया था ना, नोबेल पीस प्राइज का, ऐसे टाइप का कोई एक और अवार्ड हो जो इस महानुभाव को दे दिया जाए कि भाई लो, अब आप ईरान हार गया, आप जंग जीत गए, ये लो पकड़ो और अब आप शांति से बैठ जाओ। किस चीज का इनाम दिया? ये जो कह रहे हैं ना, दावा कर रहे हैं हम ईरान से जंग जीत गए, युग जीत। भाई कोई आ जाएगा ना इनका याद, जैसे कोई खड़ा हो जाएगा कि भाई आप ये पकड़ो और शांत हो, लेकिन ये शांत नहीं होंगे क्योंकि इनको शांत होने नहीं दिया जाएगा। फ्रांस के बयान 2-3 दिन पहले के आप सुनिए,
कह रहा है कि हमने जो है अपना जहाज जिसमें न्यूक्लियर से लैस वो बिल्कुल तैयार खड़ा है, हम ये कर देंगे, हम अमेरिका के साथ हैं, नाटो पूरा अमेरिका के साथ है, ब्रिटेन पूरा। लेकिन ईरान के साथ प्रत्यक्ष रूप से कौन साथ दिया? आप बताइए कि आप सबको पता है कि चीन और रशिया ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट है, लेकिन क्या चीन कहां पर उसकी आर्मी की इंटेलिजेंस रशियन आर्मी दिखी हो, उसके हथियार दिखे हो कि उसके, लेकिन ब्रिटेन, ये अमेरिका तो खुलेआम कह रहा कि हमको ब्रिटेन का ये वाला ये बेस चाहिए, यहां से हम अटैक करेंगे। वो कह रहा है कि भैया फ्रांस से भी कह रहा है वो भी हम भी मदद करेंगे, जर्मनी कह रहा हम भी मदद करेंगे। आप समझिए कि इस समय ट्रंप की स्थिति वैसी है जैसे कि आप किसी ऐसे टारगेट को हिट कर रहे हैं जो कि टारगेट है ही नहीं, ब्लाइंड है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक बयान सोशल मीडिया पर आया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ईरान को खत्म करने का सपना देखते हैं वो इतिहास को नहीं जानते। हमलावर आते जाते रहे हैं लेकिन ईरान हमेशा बना रहा है। एक और बयान यहां पर कोट करता हूं, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ नेता हैं अली लारिजानी। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की धमकियों से ईरान नहीं डरता है, ईरान ट्रंप की बेकार धमकियों से नहीं डरेगा। आपसे बड़े लोग ईरानी राष्ट्र को मिटा नहीं पाए, सावधान रहो कहीं खुद ही आप ना मिट जाओ। आपने जिक्र किया ना कि दो पहले से ही वहां पर वॉरशिप मौजूद हैं अमेरिका की, हाँ। लेकिन वो 1000 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। इस और फ्रांस का भी आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, ये 4 दिन से खबर आ रही है कि फ्रांस अपना युद्धपोत वहां भेज रहा है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। लेकिन पता नहीं अब आया है या नहीं आया, क्योंकि वो एक तरह से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको पता नहीं है कि ईरान हमारे ऊपर अब किस तरह से हमला कर सकता है। और जैसे मैं रणनीति में बदलाव का जिक्र कर रहा हूं, वो रणनीति में बदलाव आप इस तरह से देखिए कि उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कि अमेरिका के एयर बेसिस थे, जो उनके सैन्य कमांड के ठिकाने थे, वहां पर हमला किया है। अपने पड़ोसी देशों में उन्होंने किसी भी आम लोगों के घर पर या उधर हमला नहीं किया है। या आप कहेंगे कि 5 स्टार पे हमला कर दिया, 5 स्टार पे हमला किया जहां पर मोसाद जो कि उनकी पूरी तरह से वो उसका वर्क कर रही थी, वहीं से पूरा हेडक्वार्टर बना हुआ था, वो होटल के अंदर चल रहा था। लेकिन सोचिए पता कैसे चला ये कि इस होटल के अंदर मोसाद बैठी हुई है, मोसाद का इंटेलिजेंस काम कर रहा है, वहां से नेटवर्किंग हो रही है, वहां से ब्लाइंड नेटवर्क के जरिए मैसेज दिए जा रहे हैं। ये सब कैसे पता चल रहा है ईरान को? और सटीक अटैक हुआ उसी होटल पे। आप समझिए कि ये आप समझ रहे हैं ना कि आपके पास खुफिया तंत्र है, अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, उसको तो क्या ईरान के पास अपना खुफिया तंत्र नहीं होगा? ईरान के दोस्त जो पीछे से रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बात का अमेरिका खुद एक्सेप्टेंस दे रहा है कि भाई रशिया पूरी तरह से यहां ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो वहां से उनको जानकारी मिल रही है। इसी वजह से ये अमेरिका भी समझ रहा है, इजराइल भी समझ रहा है कि भाई ईरान अकेला नहीं है। ईरान जिस तरह से विध्वंसक हमले कर रहा है, टारगेटेड निशाने बना रहा है, इसकी पूरी इनपुट, इसकी पूरी जानकारी उनको मिल रही है और इसीलिए वो घबराए हुए हैं कि अब अगला हमला क्या कर देगा। बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से ईरान यहां पर अटैक कर रहा है और इसी बात ने चिंता बढ़ा दी। रविंद्र सर, महाभारत के युद्ध में ऑप्शन थे ये कि या तो श्री कृष्ण का साथ ले लो या उनकी पूरी सेना ले लो। आपने सेना चुनी, उन्होंने कहा मुझे श्री कृष्ण चाहिए। युद्ध में यही होता है कि आपको इंटेलिजेंस चाहिए या फिर मेरी सेना चाहिए। आपने कहा नहीं, आप अपनी सेना रखो, बस इंटेलिजेंस देते रहो। मुझे पता चल रहा है कि रविंदर जी का जो मूवमेंट है वो उनके घर से निकलने की, इधर पे आके वो ठिकाना बना रहे, मुझे मार, मैं पीछे हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक सिंपल सा एक डंडा रखा है। आपके पास में AK-47 से लैस होके आप उस जगह पे आके छिपे हुए कि विनीत आ रहा है, मैं हिट करूंगा, लेकिन विनीत तो पहले से जाके पीछे से आपके मिलेगा आपसे। इजराइल ने अपने जो सीसीटीवी कैमरे उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे सड़कों पर लगाए हुए हैं ना, उन सीसीटीवी को बंद कर दिया है। उसको ये लग गया है कि इसके अंदर तो दुश्मन घुस चुका है। देखिए इजराइल से जो खबरें हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। इजराइल नहीं बता रही कि कितना नाश हुआ है, कितना विनाश हुआ है। और चूंकि हम वीडियो वो नहीं दिखा सकते, न सिर्फ कॉपीराइट का मसला है बल्कि थोड़ा सा हिंसा वाली वो चीज़ है, इस लिहाज से भी हम उन चीज़ों को नहीं दिखा सकते और उसकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती कि भाई वो आज का हमला है या फिर पहले का हमला है। लेकिन इजराइल में जितना नुकसान हो रहा है इस चीज की जानकारी बाहर निकल कर नहीं आ रही। और ये ईरान ही वाहिद देश है जो बता रहा है कि आज हमें इतना नुकसान हुआ, आज हमारा यहां पर हमला हुआ है, आज हमको आज हमारे इतने लोग मारे गए हैं, आज हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं। वो डेली की डेली जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से नहीं बताया जा रहा, ना ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि हम कितना नुकसान अब तक झेल चुके हैं। मुझे ये लग रहा है कि रविंद्र जी, जो ईरान भी जो जानकारी दे रहा होगा वो मुश्किल से 5-10% दे रहा होगा। नुकसान ईरान का भी भयंकर है, बहुत भयंकर है। इसमें कोई
जो है शक नहीं, दो देश 80-80 फाइटर जेट मिलके उस पर अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं, लेकिन जो इन लोगों को एक भ्रम था, एक भ्रम जो इन लोग पाल के बैठे थे कि वहां पर हम क्या करेंगे जब ये अटैक होगा, खामनेई मर जाएगा। एक तो सबसे 28 तारीख को इनका पहला एजेंडा तब फेल होता है जब खामनेई की मौत के बाद ईरान जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई हमारा सुप्रीम लीडर मारा गया। पहली जीत ईरान की होती है वहां पर, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। सेकंड जीत तब होती है ईरान की जब वहां की जनता विद्रोह नहीं करती। यही तो अमेरिका सोच रहा था, यही तो ट्रम्प सोच रहे थे कि हम खामनेई को मारने के बाद ईरान की जनता खड़ी हो जाएगी और जय ट्रम्प करने लगेगी। इन्होंने ऐसा कोशिश करी। इन्होंने वहां का जो इनके लोग थे, जो इनके एजेंट थे, जो ये सब पहले दिसंबर में करवा रहे थे, उन्होंने एक बार कोशिश की कि लोग आए। क्या किया कि 20-25 लोगों को इकट्ठा करके एक जगह फोटो क्लिक कराई और विदेशी अखबारों पे छपवा दी गई कि देखो खामनेई की मौत के बाद जश्न मना है और अब जो है सत्ता परिवर्तन होगा, अब जो है फिर से एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कि खबर ये भी है कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की जो CIA खुफिया एजेंसी है, उसने ईरान के लोगों के पास इस तरह के इश्तिहार भेजे हैं कि आप CIA को ज्वाइन कर सकते हो। तो पूरा बाकायदा एक गोपनीय तरीका बताया है, हाँ। सीक्रेट तरीका बताया है कि भाई आप ईरान में रहकर पूरी तरह से CIA के एजेंट बन के मदद कर सकते और हो। तो ये मतलब समझा जा सकता है कि अमेरिका कि CIA को जरूरत पड़ रही है ईरान के लोगों के एजेंट बनाने के लिए। बिल्कुल पड़ेगी। एजेंट तो वही बनेगा सर जो दूसरे देश का आदमी होगा। उसको पता है ना कि यहाँ पे गली है, ये नुक्कड़, ये हम यहाँ पे फला की दुकान है, दुकान के पीछे एक वो रास्ता जाता है। अमेरिकन वहां जाएंगे तो एक तो पहली चीज कि आप जो है पहचान ही लिए जाओगे अपने रंग से, अपने बॉडी से। तो आपको ईरानियंस की आवश्यकता है भाई कि वहां पर कोई इनपुट दे, बताए कि यहाँ पर कहाँ से सुरंगें बनी है, कहाँ पे भौगोलिक स्थिति ईरान की। बिल्कुल मैंने पहले कहा था कि वेनेजुएला और ईरान में सबसे बड़ा फर्क यही था कि वेनेजुएला की आपके पास में 95% इंटेल रिपोर्ट्स थी और ईरान की आपके पास में केवल अगर इंटेल रिपोर्ट थी तो 10% 15% आपको ये पता था कि ये ऐसी चीजें हैं। यहाँ की ऐसा नहीं है। मोसाद जो है ईरान के अंदर बहुत तगड़े से घुसा हुआ है, CIA नहीं मोसाद, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन ईरान के अंदर कर रखे हैं और ईरान के जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको किस तरह मारा गया और लीडर्स को मारा गया, उनके सुप्रीम कमांडर को वहां पर अमेरिका ने मारा, तो वो सब मोसाद के इनपुट्स थे। पहली 28 तारीख के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत उनकी जो पूरी IRGC और जो तमाम लोग दिशा निर्देश देने वाले थे, आपने पूरी पहली लाइन और पूरी पहली कतार के नेताओं को आपने खत्म कर दिया था। उसके बाद ईरान आकर खड़ा हुआ। ईरान ने देखिए कितना भयानक और खतरनाक तरीके से प्लान बनाया हुआ था, प्लान ABC, कि अगर ऐसे में ये लोग नहीं रहते हैं तो फिर ये लोग कमांड करेंगे। अच्छा, यहां पर जिक्र इस चीज का भी करना होगा कि पहले मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि भाई हम अपने पड़ोसी देशों पर आगे हमला नहीं करेंगे। इसमें आप देखिए कि IRGC आती है सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर के अंडर में। IRGC ईरान की ऑफिशियल आर्मी नहीं है और मसूद पेज़ेश्कियान यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनके अंडर में नहीं आते। ये बयान मसूद पेज़ेश्कियान का था। इस चीज को लेकर IRGC ने नाराजगी भी जाहिर की थी कि भाई आप किस तरह से इस तरह की बात कर सकते हो। अब ये हो सकता है कि ऊपरी तौर पर दिखाने वाली बात हो, लेकिन फिर जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जो भी पड़ोसी देश हैं, जो भी पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के, उसने वहां पर उनकी आर्थिक रीढ़ पर हमला किया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से, देखिए विनीत, और वो ये आ रही है कि अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया जाएगा। आप देखिए कल पीटर हेग्सेट जो कि रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं पिछले आज 12वां दिन है युद्ध का, 12 दिन में 8 दिनों में वो लगातार अमेरिका कह चुका है आज का हमला सबसे खतरनाक होगा, आज कमर तोड़कर रख देंगे, आज इतनी मिसाइल से हमला करेंगे, फाइटर जेट से हमला करेंगे। वो रोज तो ईरान ने भी अब कह दिया कि चलिए कहकर हम हमला करेंगे। और अब ये खबर आ रही है कि इजराइल, दुबई और अबू धाबी में जो डेटा सेंटर्स हैं, टेक कंपनीज हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM, ऑरेकल, इन सब पर वो हमला करके उनको तोड़ देंगे। और इससे पहले अमेजॉन पर हमला किया था दुबई के ऑफिस में। यानी कि अब ईरान भी बता रहा है कि भाई अगर आप कहकर हमला करने की बात करते हो, आप करो या ना करो, लेकिन हम करके बताते हैं। देखिए अब कितनी बड़ी बात है ये मेरे दिमाग में नहीं थी रवीन जी बात, जो अभी आप ये पॉइंट लेके आए ये, लेकिन इससे एक और स्ट्रेटजी का पता चल रहा है कि देखो अब वो कह रहा है कि हम तुमको किस किस तरीके से मार देंगे। डायरेक्ट वॉर में हम नहीं जीत सकते, बिल्कुल फैक्ट है, अमेरिका से हम डायरेक्ट वॉर पर नहीं जीतेंगे, लेकिन हम अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं, हम तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना बना रहे हैं, हम तो वहां पर माइंस बिछा दिए। सोचिए माइंस
समुद्र के अंदर माइंस बिछा हुआ पूरा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिछा रखा है। उससे उसकी जो शिप्स हैं, जो ईरान की यूएवी जिसमें व्यक्ति नहीं होता है, वो पूरी ड्रोन है, उस शिप से, वो शिप है, मानव रहित शिप से। और ये भी बात तब जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हमने इनकी ईरान की वायुसेना को, उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। एयरफोर्स को देखिए, ईरान की एयरफोर्स कोई बहुत मजबूत नहीं थी। जब 70 के दशक में वहां पर पहलवी का शासन हुआ करता था, उस दौरान के ही फाइटर जेट्स थे। इसलिए वहां पर जब शासन काल आया खामनेई का, इससे पहले खुमैनी का, तब बहुत ज्यादा एयरफोर्स को मजबूत नहीं किया गया था। इसलिए इन्होंने काफी हद तक कामयाबी, अमेरिका का कहना सही है, बिल्कुल सही है, ईरान की एयरफोर्स को उन्होंने एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया। लेकिन उन्होंने अगली बार क्या कहा, अगला उन्होंने कहा कि अब हमारा टारगेट ईरान की नौसेना, उनकी नेवी को खत्म करना, उसको पूरी तरह से एबॉलिश करने का है। और इसी लिहाज से अब ईरान भी इस बात को समझ रहा है। ईरान ने कह दिया ठीक है, आइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने पूरी तरह से बिछा दिए माइंस। और जो युद्धपोत का हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो यहाँ पे 2-2 युद्धपोत लगाए हुए, फ्रांस आएगा। अब आप ये देखिए कि इस तरह से इंटेंस माइंस से बिछी होती है कि अगर कोई पानी का जहाज उस पर टकरा जाए तो वो 2 हिस्से और टुकड़े और एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें दूसरी तरह से टारगेटेड हमला रिमोट के जरिए भी रविंद्र जी बहुत ही टेक्नोलॉजी में आगे। पहले जो था कि पहले भी माइंस बिछती थी, माइंस नई बात नहीं, लेकिन माइंस में इतनी अच्छी टॉर्पीडो हैं, वो जो माइंस हैं वो पूरी टॉर्पीडो हैं। पहले क्या था कि गोला हुआ करते थे, तो गोले वो पानी में नीचे आधे, बिल्कुल मतलब इतना हिस्सा उनका शो करता था, तो जहाज को वो पता ही नहीं पड़ता था कि वहां पर गोले पड़े हुए हैं, लेकिन वो गोले वही वो माइंस होते थे। टेक्नोलॉजी बदली, माइंस इतने सक्सेस नहीं हुए क्योंकि पानी के बहाव में वो इधर उधर हो जाने का बड़ा खतरा होता है। तो वो फिर आई टॉर्पीडो। वो क्या है, सटीक लॉन्चर्स हैं। आप समझिए कि उनको डिप्लॉयड किया जाता है एक शिप के जरिए, उनको शिप के जरिए उस जगह पानी के अंदर हाँ, और टकराएंगे और भीषण ब्लास्ट। यही टॉर्पीडो से ही आइरिस डेना का, हाँ, उसको डुबोया ईरान की अमेरिका की तरफ से, ये टॉर्पीडो की तरफ से। और दूसरा चीज, ये खतरा नहीं उठा सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना कतई खतरा नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर एक खबर देखिए अभी आई है इस बीच में कि यूएई का एक मालवाहक जहाज, उस पर हमला हुआ है। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूं कि यूएई की एक मालवाहक जहाज पर हमला किया गया है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। तो कहां गया वो अमेरिका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कह रहा था कि हमारी यहाँ पे पहरेदारी है, हमने किलाबंदी कर रखी है, हम यहाँ पर कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आपने माइंस बिछाई तो फिर हमसे बुरा नहीं होगा, फिर ईरान को हम ऐसा दिखा देंगे, वैसा दिखा देंगे, पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे वो। और अगर आपने माइंस बिछा दी हैं, जैसा हमें लगता है कि आपने नहीं किया, अगर आपने बिछा दिए तो उनको हटा दीजिए। ये क्या मतलब हुआ? मतलब वो पहले बिछाएं और फिर वहां से हटाएं। अब मतलब ट्रंप में अभी भी वो वैसी ही बात कर रहे हैं कि भैया कि उनको दरअसल अब उनकी गर्दन पकड़ गई है। मसला ये है रविंद्र जी की मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि अगर ये मैसेज जा रहा है कि ट्रंप के साथ, जब आज पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि भाई अमेरिका बैकफुट पर है, 12वें दिन अमेरिका बैकफुट पे। बैकफुट पे क्यों कहा जा रहा है? बैकफुट पे कहने का रीजन ये है कि आपके आगे ईरान शक्ति में नहीं है कुछ भी। आपकी किसी नंबरिंग में, वो कैटेगरी में, किसी भी, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो आपकी सैन्य शक्ति को लेकर हो, कहीं वो टिकता नहीं है। फिर भी 12 दिन बिना किसी मदद से, यहां यूक्रेन को तो मदद मिल रही है कंटिन्यू, ईरान को डायरेक्टली कहां से? देखिए हर जगह पहरा है, हर जगह सैटेलाइट, आप कहीं से भी कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आप छुपा के चाइना कुछ भेज देगा और इनको पता नहीं चलेगा, कि रशिया कोई मदद कर देगा तो पता नहीं चलेगा। जो कि जो पता नहीं चलता मदद, वो है इंटेलिजेंस। वो मिल रही है, वो कंटिन्यू मिल रही है, और इसीलिए इंटेलिजेंस यहां पर चुनी गई क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है वो। नहीं, कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स भी मिल रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि 18 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो चाइना से उड़ान भरते हैं और फिर वो ईरान की सीमा से काफी पहले ही पाकिस्तान के आसपास वो अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर देते हैं। तो उस वक्त बहुत मुश्किल होता है उनकी लोकेशन का पता लगाना। तो ये भी एक खबरें और किस तरह की आ रही हैं कि भाई आपने ईरान के अंदर हवाई सीमा में आप एंटर नहीं हुए, क्योंकि वहां पर तो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का पहरा है। आपने एक ऐसी हवाई सीमा में एंटर होकर अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर दिए और फिर वहां पर आप लैंड कर गए, फिर आप सड़क के रास्ते वहां पर सामान पहुंचा रहे हो। ये जो ड्रोन्स पहुंच रहे हैं, ये जो क्लस्टर बम कहां की टेक्नोलॉजी है? ये रशिया की टेक्नोलॉजी है विनीत। ये ईरान
ने अपने दम पर भी बनाई है या नहीं बनाई, हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्लस्टर बम की टेक्नोलॉजी ऐसी है और इसमें 120 देश, दुनिया के 120 देश साइन कर चुके हैं, संधि कर चुके हैं कि भैया हम एक दूसरे पर क्लस्टर बम से हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब तो ईरान ने और कोड में खा दिया कि 1000 किलो के बम मारूंगा। अरे ये जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तब एक बार यूक्रेन ने भी गलती से इसी क्लस्टर बम का यूज किया था रशिया पे। और फिर रशिया ने क्लस्टर बम की ऐसी लाइन लगा दी कि ट्रम्प और वो पूरी दुनिया हाहाकार, यूक्रेन को आगे कहना पड़ा कि हम कतई इस बम का, क्योंकि वो तो उसका जनक है, उसके पास में इतना हथियार है कि आप उसको बम नहीं कर सकते काबू। देखिए, एक डेवलपमेंट अब हम आए कि इस युद्ध का क्या हल निकल सकता है, क्या शांति आ सकती है, कौन झुकेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मारेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, पीटेगा, ये एक अलग बात होगी। लेकिन आखिर में बात ये कि युद्ध किस तरह से खत्म हो सकता है या क्या होगा। हम ये समझ रहे हैं चीजों को इनडायरेक्ट वे में। पुतिन को अगर वो फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं बातचीत करने के लिए अपनी शर्तों पर, तो पुतिन को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं कि भाई यूक्रेन के युद्ध में मैं आपके पास आया, अब आप मेरे को यहां पर बचाने के लिए कम से कम आइए। आज ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए 2 दिन बाद, भाई 3 दिन बाद, इनफैक्ट 3 दिन बाद 8 तारीख को आपने मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया। ईरान ने ये घोषणा कर दी, उनको चुना आपने। फिर उसके बाद 3 दिन बाद पाकिस्तान की तरफ से बधाई दी जा रही है। अब 3 दिन बाद पाकिस्तान कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डिप्लोमेटिक का काम क्या अपने दम पर, अपने विवेक से, अपने दिमाग से करता है? उसको क्या नहीं अमेरिका की तरफ से निर्देश आएगा कि भाई थोड़े मामले को ठंडे करो। पीछे जब सऊदी अरब में उनके रक्षा मंत्री, उनके एयर चीफ मार्शल आसिम मुनीर जाते हैं, तो वहां रक्षा मंत्री से सऊदी अरब से मुलाकात करते हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ईरान को आंख दिखाते हुए कहते हैं इस दम पर कि भाई पाकिस्तान और हमारे बीच में पैक्ट है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो दोनों देश हमला माना जाएगा। तो सऊदी अरब आंखें दिखाते हुए कहता है कि ईरान अपनी जद में रहो, अपनी हद में रहो, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर जवाब देना भी जानते हैं। शहबाज शरीफ का बधाई देना और कहना कि हम इलाके में शांति समृद्धि चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारे चैनल्स ऐसा लग रहा है कि आपस में जुड़ रहे हैं। पुतिन ने भी खुलने शुरू। और एक और छोटी सी डेवलपमेंट यहां पे मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। आज जब इस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये खबर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सबसे मजबूत यूएनएससी, जो कि अभी तक शांत है, जिसके रिलेवेंस को लेकर सवाल है, आज एक प्रस्ताव पर वोटिंग होने जा रही है। इसमें ईरान से यह कहा गया है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन, जिन 8 पड़ोसी मुल्कों पर आप हमला कर रहे हो, उन पर हमला करना बंद करो। तो ये यूएनएससी को किसने कहा होगा कि भाई आप एकदम एक्टिव हो जाइए, और यहां पर एक प्रस्ताव आया होगा। और क्या ये वाकई बहरीन, कुवैत, ओमान, इन खाड़ी देशों पर हमला ना करने की बात है? ये कहने की बात है कि भैया बहुत हो गया, हमको बहुत पीट लिया आपने, अब अमेरिका को बख्शो, हमारे यहां पे एयर बेसिस पर हमले ना करो। तो यहां अमेरिका ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा पड़ गया, क्योंकि स्ट्रेटेजी पूरी तरह से उल्टी पड़ गई अब, और उनका बड़बोलापन उल्टा पड़ गया। ये समझिए कि अब जिस तरह से आप अभी जिनका जिक्र कर रहे हैं देशों का, कि इन्हों पहले कह रहा है कि भैया हमने किसी भी सिविलियन बॉडी को निशाना नहीं बनाया इन देशों में। होटल में निशाना बनाया, क्यों? क्योंकि वहां पर मोसाद का अड्डा था, अमेजॉन का ऑफिस, अमेजॉन। तो अब ये उसकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट में वॉर में आपसे जीत नहीं सकता। उसकी अब स्ट्रेटजी यही है कि अब हम ऐसी चीज को पिंच करेंगे कि पूरी दुनिया को दर्द होगा। सेल गैस का दर्द हो रहा है, अब हालात बेकाबू हो रहे हैं पूरी दुनिया में। प्रेशर पड़ेगा, ट्रम्प भैया कुछ कर रहा है। वो तो मैंने कहा ना, इंटरव्यू में ट्रम्प ने स्वीकार किया है कि भाई मेरे पर प्रेशर आ रहा है दुनिया का। और वही ट्रम्प जो पहले कहते मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तेल के दाम कितने भी चले जाए, लेकिन अभी जो न्यूक्लियर हमको बनाना रोकना कह रहे थे कि भैया तुमको न्यूक्लियर, अब खामनेई मर गए फिर भी तुम्हारा न्यूक्लियर मतलब ये समझ से परे है कि इनको न्यूक्लियर से प्रॉब्लम थी, कि खामनेई से प्रॉब्लम थी, कि साला ईरान से प्रॉब्लम है, को मेक ग्रेट बनाना था। कि एक वेनेजुएला में तो चलो आपको समझ में आ गया, आप राष्ट्रपति को टांग के ले गए हैं, उनको जो है नाइट ड्रेस भी बदलने की अनुमति नहीं दी गई। जिस हालात पे थे उस हालत पे उनको टांग के ले गए सीआईए के लोग। हमने कितनी सारी वीडियोस बनाई थी कि वेनेजुएला, ईरान वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला से आप मादुरो को उठा कर ले गए, तो जो वहां के नेता हैं, जो मचाडो, जिनको मिला था नोबेल शांति पुरस्कार, उन्होंने फिर उसके बाद सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया ना अमेरिका के, वो अमेरिका के पिछले बन गए ना। अमेरिका यही सोच रहा था कि हम खामनेई को मार देंगे, उसके बाद पूरा ईरान जो है नारे लगाने लगेगा ट्रम्प के फेवर में। सर ये जनवरी शुरुआत में हुआ था ना, ये जनवरी की शुरुआत थी, मुझे लगा 3 या 4 जनवरी रहा होगा।
अगस्त महीने में, मैं पुख्ता सूत्रों से कह रहा हूं, अगस्त के महीने में 2025 CIA की रिपोर्ट पेंटागन को सौंप दी गई थी कि अगर जो है आप यहाँ के राष्ट्रपति, सो कॉल्ड, अमेरिका और ब्रिटेन नहीं मानते थे उनको राष्ट्रपति, अमेरिका ब्रिटेन कहते थे ये राष्ट्रपति है ही नहीं। माद्रो के जो विपक्षी लीडर है उनको कहते थे ये राष्ट्रपति, जो अमेरिका और ब्रिटेन के बिल्कुल खासम खास थे। तो अब क्या माद्रो के आप अगर अपहरण कर लोगे, दिन हो रहा है, रात हो रही है, शाम हो रही है, शाम हो रही है। अमेरिका अगर आपसे कह देगा कि ये रात है तो आप रात बोलने लगोगे। अब वो यही चाहते हैं। तभी अगस्त के महीने में ये रिपोर्ट चली गई थी कि अगर आप माद्रो का अपहरण कर लोगे तो वहां पर मतलब वेनेजुएला में कोई भी आंदोलन नहीं होंगे, किसी भी तरह का जन आंदोलन नहीं होगा। ये CIA की रिपोर्ट दे दी गई थी पेंटागन को। नहीं आई थी क्या कि ईरान में अब जब खामनेई को खत्म कर दोगे कि तो ईरान आपके लिए नहीं खड़ा होगा? सर जबकि ईरान खड़ा होगा ईरान के लिए, ईरान के लोग खड़े होंगे अपने देश के लिए। सर वहां के सेंट्रल कमांड ने जब ट्रम्प को बताया था, ये हमले के 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, 2 दिन पहले की, मैंने जनरल GD बख्शी का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि वहां पे जो कमांड पहुंची हुई है उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं कि हम एक या तो लो और या तो मिड लेवल का स्ट्राइक करने की हैसियत में है, लेकिन सर हम आपसे बता दें कि हमारा नुकसान होगा, अमेरिका का नुकसान होगा। ये 3 दिन पहले अमेरिका तक बात पहुंचा दी गई। इसके बाद में व्हाइट हाउस में ट्रम्प मीटिंग बुलाते हैं, किसकी? पक्ष और विपक्ष। कहते हैं कि जरा एक युद्ध के फेवर वाले लोग आओ, एक युद्ध के अनफेवर वाले लोग आओ। ये व्हाइट हाउस की बात है, ये हमले के 1 दिन पहले की बात है। अच्छा। उसमें बताया गया जब जो पक्ष जो है विपक्ष वाला था, जो तो उसने बताया कि आप युद्ध नहीं चाहता, जो युद्ध नहीं चाहता, उसने बताया कि ये युद्ध आपको भारी पड़ेगा। नो डाउट आप हो सकता है आप जंग जीत जाए, लेकिन आपको जो लॉस है वो बहुत ज्यादा लॉस होगा। ईरान को वेनेजुएला या दूसरे देश समझने की गलती मत करिएगा। वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां के लोग, वहां की रिजीम, वहां के हथियार, वहां के IRGC, ये सब जो है वो बहुत डिफरेंट है। और यहां पर आप ग्राउंड ऑपरेशन करने की तो बिल्कुल सोचिएगा ही नहीं कि यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन करने का मतलब है कि अमेरिकी सैनिकों की शामत आ जाना। चलिए, इस बीच एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ गया, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। केरल आए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर चिंता जताई, कहा है कि ये युद्ध चिंता का विषय है और साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर भी, क्योंकि जो राजनीति हो रही है, आप देखिए कि संसद में फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहस हो रही है, लेकिन विपक्ष ये चाह रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ना होकर मिडिल ईस्ट के इस युद्ध पर पहले चर्चा की जानी चाहिए। 267 के तहत वहां पर राज्यसभा में प्रस्ताव भी लाया गया कि भाई हम चाहते हैं पहले इस पर बहस हो। तो कांग्रेस को भी हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई वो राजनीति कर रहे हैं, बेकार की चीज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ठीक है, देश में राजनीति इसी तरह से चलती है और चलती रहेगी, लेकिन मिडिल ईस्ट को लेकर पहली बार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि यह चिंता का विषय है। और केरल से इस बयान को दिया है, और केरल में चूंकि हम जानते हैं कि कोच्चि में ईरान का एक युद्धपोत वहां पर खड़ा हुआ है, तो इस लिहाज से इस बयान के भी बहुत सारे मायने हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर विनीत, ईरान आक्रामक है, ईरान अटैकिंग मोड पर है, और ट्रम्प अमेरिका डिफेंसिव मोड पर है, और इजराइल को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बिल्कुल सही बात है। पश्चिम एशिया पूरी तरह से आग की लपटों पर है, धमाके हैं, बारूद हैं, लाशें हैं, चीखें हैं, और कितने लोगों की उम्मीदें में मातम में तब्दील हुई हैं। ये युद्ध जो है, जंग कभी किसी के हित में नहीं रहा, और आज तक इतिहास में उठा के हमने इससे जंगों में यही देखा है। हम यही लाशें कितनी गिरी, कितने लोग उसमें मरे, कितने सैनिक उसमें शहीद हुए, किसी भी देश के शहीद हुए हों, मरे। लेकिन अब होता है कि आप एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े कि जहां से आप बैक नहीं हो पाएंगे। मैं अपने व्यूअर्स को एक सवाल देता हूं कमेंट के लिए, आप थोड़ा उसमें सुधार अगर करना चाहें या कुछ उसको और कोट करना चाहें। अमेरिका या किसी और तीसरे देश की तरफ से अगर ईरान पर ऑफर आता है कि बातचीत की मेज पर आइए, तो क्या ईरान को शांति के लिए बातचीत की मेज पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक सवाल मेरा भी है रविंद्र से। मेरा सवाल सामने है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको ये लगता है कि दुनिया भर में जितनी भी जंगें हो रही हैं, इनके पीछे कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन? क्या आपको ये लगता है, अगर आप थोड़ी सी भी चैनल्स को जोड़ के और अच्छे एनालिसिस को देख के आप ये चीज़ें महसूस करें, पढ़ें, वो रिपोर्ट्स को पढ़ें, और फिर बताएं कि चाहे विश्व के कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड की बात,
जहां भी जंगें हो रही हैं, हर जंग में इन दोनों का कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है या नहीं है। शुक्रिया।